अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहाँ पर हमारी मेहमान होती है और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, कुछ सियासत के हवाले से। और सबसे पहले तो देखने वाले नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन नूर सहर और प्रोग्राम बज़्म सनागर को बेहद पसंद किया, अपने मैसेजेस के ज़रिए हमें आगाह किया। और जैसा कि हमने अपनी आखिरी ट्रांसमिशन में आपसे वादा किया था कि ना सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन में हम फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, बल्कि ईद के बाद भी हम अपने प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में भी फ़लस्तीन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह इसी हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट निमरा रानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोशन पाकिस्तान सीज़न 2 की कामयाबी के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए रोशन पाकिस्तान सीज़न 3, अल्हम्दुलिल्लाह आपके और हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मशहूर मारूफ समाजी, कारोबारी, सियासी और शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, जिनसे हम करेंगे सवालात और वो देंगे हमारे सवालात के जवाबात। जी बिल्कुल, तो चलते हैं आज के मेहमानों की जानिब। आज की जो पहली शख्सियत है सियासत से, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है वुमेन विंग, मोहतरमा अनीला अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक, माशाल्लाह से आपकी बहुत अच्छी ट्रांसमिशन जो है वो रही है रमज़ान एंड ईद की, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप माशाल्लाह से बड़े एक्टिव जो है ना वो होस्ट हैं एवरी प्रोग्राम के। थैंक यू सो मच। और आपके साथ मौजूद हैं तज़िया निगार जनाब सैयद शहजाद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से हैं? आपको भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और उसी के साथ हमारे साथ मौजूद है बहुत ही अच्छे एंकर पर्सन और आप एक मॉडल भी, और आपने मुख्तलिफ ब्रांड के शूट में उन्हें देखा होगा, जनाब बिलाल ज़फ़र इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक हैं? और ईद के बाद आई थिंक पहला जी पहला शो है। ईद मुबारक आप लोग। खैर मुबारक। और नाज़रीन जो हमारे देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और एक चीज़ मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, जी बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। जी बिल्कुल, कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप लोग की ट्रांसमिशन माशाल्लाह से और रोशन पाकिस्तान का ये सीज़न 3 है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें आया था कोई सीज़न 1 में, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ यू डूइंग सीज़न 3। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आप लोग का शो चल रहा है। जो नाम है इसका रोशन पाकिस्तान, इस तरह से आप लोग रोशन रहे और आने वाला सीज़न आपके 13 क्या 300 तो करे इंशाल्लाह। क्या बात है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है नात खान आलियान जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। अच्छा, बात का आगाज़ में करना चाहूँगा चूँकि लेडीज़ फर्स्ट अनीला अंसारी साहिबा से। अनीला अंसारी साहिबा फ़लस्तीन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जो वहाँ पर जुल्म सितम ढा रहा है इसराइल, उसके हवाले से मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौजूदा सूरत हाल अब पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है। ईरान ने एक हमला किया, उनको जवाब दिया तो थोड़ा उनको लगा कि हाँ उनके लिए भी कोई है जो उनको काउंटर कर सकता है, पर मुझे लगता है कि रोज़ बरोज़ जो है वो सूरत हाल ख़राब है। और हमारा क्योंकि वो क़िबला अव्वल है, तो हमें जल्द अज जल्द तमाम मुसलमानों को मिलके कोई एक ऐसी पॉलिसी और 1 पॉइंट एजेंडा दें कि बस नो वॉर क्राइम अगेंस्ट पैलेस्टाइन्स। आप देखें बच्चों को कितने पूरे तरीके से, ख़वातीन और बच्चों का जो है वहाँ जेनोसाइड हुआ, वॉर क्राइम सबसे ज़्यादा हाई वहाँ पे हैं। अभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बच्चे वहाँ पे अब घास खाने के ऊपर जो है ना वो मजबूर है, फूड शॉर्टेजेस हैं। हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ का जो एक रोल होना चाहिए था वो उसको अंजाम देने के अंदर जो है ना बुरी तरह नाकाम रहे हैं। मुसलमान ममालिक को चाहिए है कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द जो है एक जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ की एटलीस्ट एक कॉन्फ्रेंस तो बुलाए ना, जिसके ऊपर इस इशू के ऊपर बातचीत की जाए। यूनाइटेड नेशन को ख़ास तौर पे इन हैंड लिया जाए कि अगर अमेरिका पे हमला होता है, इसराइल के ऊपर हुआ, सारे जो है वो कुफार ममालिक जो हैं, यहूद ममालिक एक साथ हो गए, पर मुस्लिम ममालिक के साथ पता नहीं उनके पीछे क्या मसलहतें हैं कि वो इस इशू को उठाने में और हल करने में बुरी तरह नाकाम रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। सैयद शहजाद अख्तर साहब क्या कहना चाहेंगे आप फ़लस्तीन के हवाले से? जी बिल्कुल करामत साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है और करंट अभी आज की मैं आपको बताऊँ कि कांग्रेस ने 26 लाख अमेरिकन डॉलर जो है वो अरब डॉलर जो है वो इसराइल को देने के लिए मज़ीद आज बिल पे पेश कर दिया, उसे पास कर दिया। तो आप यकीन करेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर उम्मत मुस्लिमान नहीं जागी तो फ़लस्तीन चंद दिनों के बाद फिर हमें नहीं मिल पाएगा। और अव्वल जो हमारा क़िबला अव्वल है वो हमसे हटा दिया जाएगा। यकीनी तौर पर ये सारी साजिश उसी के लिए है। और मुस्लिम ममालिक की खामोशी जो है
وہ تو بالکل واضح ہے کہ کیوں خاموشی ہے، کیونکہ ہم اندر سے معاشی طور پر ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ جب ڈرا ہوا کوئی شخص ہوتا ہے تو یقیناً وہ کسی بھی اپنے مظلوم بھائی کی مدد کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ تو یقینی طور پر اگر ہمیں تھوڑا سا ہر پاکستانی کم سے کم ہم اپنے ملک کے لحاظ سے سوچیں کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ان چیزوں کا کم سے کم بائیکاٹ کی طرف چلے جائیں، ہم اپنے دعاؤں میں کم سے کم ان فلسطینیوں کو یاد رکھیں، ہم ان پروگراموں کو اسکول کی سطح پر، کالج کی سطح پر روشناس کرائیں، تاکہ وہ ایک جدوجہد جو روٹ گراس سے بڑھتی ہے تو وہ پھر آواز بنتی ہے۔ بالکل ایسے سوشل میڈیا پہ یقینی طور پر اس وقت بہت زیادہ ان کے لیے فلسطین کے لیے ہو رہا ہے، لیکن جیسے ابھی میڈم نے بھی کہا کہ بالکل خاموشی ہے، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان ختم ہو گئے اور صرف کفار اور یہودی ہی باقی ہیں اور وہ جیسا چاہے ہمیں کر دیں۔ یعنی کہ آپ سوچیں جس ہاسپٹلز میں جو جنگ کے بالکل خلاف ہے کہ ہاسپٹلز پر حملہ نہیں کیا جاتا، تو ان تک پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ بچی وہ آپ شاید اس میں دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹے بھائی کو اپنے وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ میاں کے پاس چلا گیا اور میں اللہ میاں کے پاس جا کے ملوں گی، اور اسی وقت اسے بھی آ کے بم لگا اور وہ بھی شہید ہو گئی۔ تو یقیناً یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے ایسے واقعات ہیں کہ اگر آپ بات کریں تو آپ بات کر نہیں سکتے، آپ کا زبان ساتھ نہیں دیتی ان باتوں کے لیے، لیکن بس وہی ہماری خاموشی، ہماری بے حسی، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ یقینی طور پر ہم وہ اس درجے کے مسلمان نہیں ہیں جس درجے کے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ وہ جو مثلا ایک کسی بھائی کی تکلیف میں پوری امہ کھڑی ہو جاتی تھی، آج آپ دیکھیں پاکستان کی آپ ایگزامپل لے لیں، ہم کسی دوسرے ملک کو تنقید کریں، ہمارے پاکستان میں بھی ابھی تک کوئی اس کے لیے کسی پارٹی کی طرف سے، کسی فورم کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا جس سے انہیں فلسطینیوں کو حکومت کی سطح پر بالکل خاموشی ہے۔ تو یہ خاموشی واقعی ہمارے لیے خطرناک ہے، اس پر یقینی طور پر سوچنا پڑے گا، کیونکہ آج فلسطین ہے، کل پاکستان ہو سکتا ہے، پرسوں ایران ہو سکتا ہے، افغانستان آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کا کیا حشر رہا ہے۔ تو اگر مسلمان ایسے ہی خاموش بیٹھے رہے تو پھر بس انتظار کیجئے۔ بالکل ایسا ہی۔ پہلے تو ہم دیکھ لیتے کہ سوشل میڈیا پہ پھر بھی آواز اٹھائی جا رہی تھی فلسطین کے حوالے سے، لوگ واقعی میں شروع میں تھے کہ بائیکاٹ کرنا ہے پروڈکٹس کے، لیکن اب ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب بائیکاٹ بھی ختم کر رہے لوگ، ان کے لیے ایسا ہے کہ جیسے یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اصل میں ہماری عوام کی یادداشت بڑی کمزور ہے کہ اگر کسی واقعے کو 6-7 مہینے ہو جائے تو وہ پھر بھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو ابھی بھی یہ لوگ ایکٹیو ہیں اور بہت آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ دراصل مجھے لگتا ہے کہ مسلمان خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے عیش و عشرت کے اندر مبتلا ہو گئے، انہیں جو ہے جہاد یا لوگوں کے لیے ان کا کوئی ہیومن رائٹس یا حقوق العباد ہی تو ہیومن رائٹس ہے نا، انگریزوں نے اس کو حقوق العباد کو ہیومن رائٹس کا نام دے دیا۔ تو مسلمانوں کو خاص طور پہ پاکستان سے تو فلسطینیوں کو بھی بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی۔ تو اب ہم جب عیش و عشرت اور برانڈ اور ساری چیزوں کے اوپر اتنی ہماری توجہ چلی گئی ہے کہ ہیومن رائٹس اور حقوق العباد کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ توجہ ہٹ گئی ہے۔ اور یونائٹڈ نیشن ویسے تو دنیا کا ایک وہ بہت بڑا وہ بنتے ہیں کہیں پہ ان کے اگر سو کالڈ انگریز ممالک میں کوئی ایک ان کے اسکولز یا کالجز میں بھی جو ہے وہ کسی کو شوٹ کر دیں تو بڑے ایکشن ہو جاتے ہیں، ریزولوشنز پاس ہو جاتی ہیں، پر اس میں جو ہے ان کی بھی مجرمانہ خاموشی ہے یونائٹڈ نیشن کی، ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ اب تو کافی وقت گزر گئے، مور دین 7 to 8 months ہو چکے ہیں اس جنگ کو، پر اس کے اوپر جو ہے ان کی کوئی بھی داد رسی نہیں ہے فلسطین۔ بالکل ایسا ہی ہے، ان کی داد رسی نہیں تو ہو سکتی تھی اگر تمام مسلم ممالک ایک ساتھ مل کے آواز اٹھاتے پروٹیسٹ۔ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں، یو کے میں ابھی بھی انگریز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور بڑا آرگنائز وے کے اندر کرتے ہیں، بڑے فیگرز میں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جلسے تو بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، پر اس ٹائپ کے آج بھی ہو رہے ہیں، سب پارٹیز اپنا حق سمجھتی ہیں، پر بحیثیت مسلمان ہمیں جو ہے مسجد اقصی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھنا ہے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے جس کو ہم نے بہت لمبا سمجھ لیا ہے، طویل سمجھ لیا ہے، تو اس کے اوپر آپ دیکھیں ترکی میں کتنے منظم طور پہ، انڈونیشیا، ملائیشیا میں تو پاکستان کے مسلمانوں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو چاہیے کہ ایک کمبائنڈ جلسہ نہیں، ایک کمبائنڈ پروٹیسٹ کریں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا بلال صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے
आपने कहा ना कि बाहर के मुल्कों में वहाँ पे ना एका बहुत है हर एक चीज़ में, सब यूनाइटेड है जी। अगर कोई गलत चीज़ हो रही होगी सब उसको मिलके एका करके उस पर आवाज़ उठाएंगे। हमारे यहाँ हर बंदे की एक अलग ओपिनियन है, तो इसलिए फिर ये कर नहीं पाते ना। बिल्कुल ऐसे हमारे यहाँ सोचते हैं आवाम के आग जो है पड़ोस में लगी, हमारे घर तो नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता ये आग बढ़ते बढ़ते कल आपके घर तक भी पहुँच सकती है। और मजीद क्या कहना चाहेंगे फ़लस्तीन के हवाले से? देखिए जैसे कि इन्होंने बताया कि अब बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा, वो किस चीज़ पे आ गए हैं, और वही बात कि सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आपने इस पर माशाल्लाह से आवाज़ उठाई, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि बाहर अभी और बहुत सारे शोज़ हो रहे हैं, बहुत सारी ट्रांसमिशन हुई है, उसमें भी ये जिक्र नहीं हुआ। और बस यही है कि अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे कि हम सब मिल के, जैसे कि मैम ने कहा कि बाहर के मुल्कों में इस पे एक प्रॉपर वे में सब मिल के कर रहे हैं, हमें भी अल्लाह ताला। बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रांसमिशन तो बहुत हो रही है, लेकिन बिलाल भाई वही कहना चाहूँगा कि सब डॉलर का चक्कर है। अगर यहूदियों के खिलाफ बोलेंगे तो यहूदी जो कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं उनके स्पॉन्सर कैसे मिलेंगे, ये भी तो यहाँ पर अलमिया है ना। लेकिन फिर भी एक बात बताओगे कि हमने जो ट्रांसमिशन फ़लस्तीन के नाम पे की थी, हमने सिर्फ बोला नहीं था, हमने उनके लिए मदद भी भिजवाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हमने लाखों रुपए यहाँ से हमने रेड क्रिसेंट के हवाले से हमने वहाँ पे मेडिसिन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह भेजी। ये है कि छोटे छोटे एफर्ट्स आप कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, तो वो फिर कंबाइन एफर्ट्स बन के और फिर उसका एक अच्छा रिजल्ट आता है। पर ये कि हुकूमती सतहों पे जो है ना, ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक को जो है ना इसके ऊपर बोलना चाहिए। ये खामोशी जो है वो कल आपके लिए नुकसान देगी। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें बोलना चाहिए, लेकिन अभी पीसीआर वाले हमें चुप कराने का कह रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं कि ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक ले लीजिए। तो नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्फे में जाने से पहले हमने फ़लस्तीन के हवाले से सवालात किए थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सिंध की मौजूदा जो सूरत हाल है और सिंध की तरक्की के लिए हुकूमत क्या काम कर रही है इस वक्त? देखिए, सिंध की तरक्की के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है अभी जब से इलेक्शन के बाद से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक्टिव हुई हैं और काम इसमें तेज़ी से हो रहा है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ जो आवाम को चाहिए वो मिलेंगी। अभी तरक्की के हवाले से अगर आप बात करें तो कल जो है वो रेड बस जो हमारी कराची हैदराबाद में थी, अब जो है वो मीरपुर ख़ास में भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कल शर्जील इनाम इमन साहब ने उसकी ओपनिंग की है। तो अब ये फैसिलिटी जो है वो मीरपुर ख़ास के रेजिडेंट्स को भी जो है अवेलेबल है। और काफ़ी कल आवाम वहाँ खुश थी कि आपको जब इतनी तपती हुई गर्मी में एक ज़बरदस्त किस्म की बाहर की बस और एसी एयर कंडीशनिंग बसेस मिलेंगी तो आवाम बड़ी रिलैक्स होती है। और ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा है कि हमेशा से जो है ना वो हमारा मसला रहा है, और ख़ास तौर पे कराची का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के एफर्ट से जो है इस मसले से जो है वो आवाम को जो है टूटी फूटी बसों से जो है वो निजात मिली। अभी भी कुछ बसें चलती हैं, पर कराची के मोस्ट ऑफ द रूट्स पे जो है वो ये पीपल बस सर्विस जो है वो चल रही है। ये इसी तरह और जगहों पे भी जो है ना वो एक्सपेंड होगी। फिर जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए थे उनका पूरा करने का भी वक्त आ गया, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। यूथ कार्ड इंशाल्लाह जो है वो यूथ को जल्द मिलेगा। किसान कार्ड के ऊपर काफ़ी जो है वो काम हो चुका है, तो वो भी जो है ना वो इंशाल्लाह आवाम की उसके लिए जल्द अवेलेबल होगा। ठीक है। अच्छा अनिल अंसारी साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, सिंध हुकूमत से है, तो आपने तो बता दी सारी क्या सिंध हुकूमत ये कर रही है। अच्छा, अब तजिया निगार भी यहाँ पे मौजूद है, तजियाकार भी, तो मैं सैयद शहजाद अख्तर साहब से पूछना चाहूँगा कि एक तजियाकार की हैसियत से आप किस तरह से देखते हैं सिंध हुकूमत को? तो जो काम कर रही है आप उससे सेटिस्फाई हैं? आपका नज़रिया क्या है? करामत काम तो यकीनी तौर पर, क्योंकि 15 साल हो गए हैं हुकूमत को, सिंध गवर्नमेंट ही है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है जो जीत रही है, अल्लाह ताला उन्हें और कामयाबी अता करे। लेकिन जिस रफ्तार से तरक्की की सतह होनी चाहिए थी वो अभी तक मौजूद नहीं है। हम सिर्फ बसों को लेके हम कहेंगे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो ये नहीं है। अभी पानी के मसाइल अपनी जगह हैं। 22 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, वो स्कूल में नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों की आज भी अगर सूरत हाल देखें तो यकीनी तौर पर वो बड़ी अबतर है। तो ये तमाम चीज़ें जब तक हम तमाम वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो एक मिशन है, अगर उसमें सबसे पहले एजुकेशन को रखा जाए इस वक्त, उसके लिए एमरजेंसी नाफिज की जाए, तो जब एजुकेशन बेहतर होगी तो यकीनी तौर पर बकिया दूसरे मदारिज बेहतर होंगे। बकिया आप देखें साफ़ पानी का जो वादा उन्होंने किया था, यकीनन उस पर काम हो रहा है, लेकिन क्योंकि काम तो बहुत पहले से हो रहा है, अब तो डिलीवर करने वाली होनी चाहिए। तो बस फटाफट हम चीज़ों को करें। आप कराची में चले जाएं, मेरे ख्याल से पूरे कराची में चंद इलाकों के अलावा आपको आज भी सड़कें टूटी फूटी नज़र आ रही हैं। तो यकीनन इन पर अटेंशन देनी पड़ेगी।
ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یقینی طور پر کام اوپر کی سطح پر بہت بہتر طریقے سے نیچے دیے جاتے ہیں، لیکن کرپشن کا اتنا بھرپور طریقے کا استعمال شروع ہو جاتا ہے کہ وہ نچلی سطح پر ہوتے ہوتے جب وہ سڑک ڈلنے کی باری آتی ہے تو بالکل لگتا ہے کہ ڈامر ڈال دیا گیا. ایک دن ڈلتا ہے، دوسرے دن سڑک غائب ہو جاتی ہے. اس کے بعد مزید ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب سڑک بنی اس کے بعد پھر سیوریج والے کو خیال آیا کہ سیوریج ڈلنی چاہیے. تو یہ پلاننگ کا، یہ اداروں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، فقدان ہے، جب تک ہم ان پر اٹینشن نہیں دیں گے تو ہم ایک طرف کام کر کے ہٹیں گے، صرف اپنے آپ کو تھکائیں گے. اور جس طریقے سے دوسرے ممالک کی، اگر آپ دبئی کو دیکھیں، دبئی کب بنا ہے؟ 88 میں. لیکن ابھی پچھلے دنوں تو ہمارا دل چاہا تھا کہ میئر صاحب کو دبئی بھیج دیں کہ وہ پانی نکال دیں، کیونکہ اس سے تیزی سے کراچی کا پانی نکل جاتا ہے الحمدللہ. اتنا ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود وہ ڈوب گیا تھا. لیکن ہمیں برائی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہم اپنے ملک کے لیے کریں تاکہ لوگ یہاں کی اگزامپل دیں. اس وقت الحمدللہ وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، میئر بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، صحیح نا؟ تو یقینی طور پر جو کام بہت تیزی سے ہونے چاہیے اس اسپیڈ سے ابھی تک نہیں لیکن ہو رہے ہیں کام، ہو رہے ہیں الحمدللہ. یہ ایک اچھی وہ ہے کہ شروع ہو گئے ہیں، لیکن چند چیزوں پہ ابھی اٹینشن نہیں ہے. ایجوکیشن پر آپ دیکھیں ابھی بھی اس طریقے سے ورک نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے. صحت پر چند ہاسپٹل تو بہت اچھے ہیں، لیکن میڈم بیٹھی ہیں، اگر انٹیریئر چلے جائیں تو بہت ساری ابھی جگہیں ایسی ہیں جہاں بیچاروں کے پاس ڈسپرین تک لینے کے پیسے نہیں ہیں، اور انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ آپ نے ڈسپرین لینی ہے. وہ آج بھی قہوے پی پی کے اپنے آپ کو صحیح کر رہے ہیں. یقیناً یہ چیزیں ہمیں جب تک ہم پورے، کیونکہ جب ایک حکومت ہوتی ہے تو اس کا کبھی بھی کام صرف ایک چیز کو فوکس نہیں کرنا ہوتا، بلکہ پروگرام دینے ہوتے ہیں، اور عوام وہ پروگرام کرتی ہے. مثلا اگر پبلک پارٹنرشپ کی طرف آ جائیں تو یقینی طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے ترقی کر سکتی ہے. بالکل بالکل ایسا. اچھا، جب ہم یہاں پہ تنقید کر رہے ہیں تو پھر میں تعریف کے بنا بھی نہیں رہ پاؤں گا کہ جو میئر کراچی نے جو کل اسٹینڈ لیا ہے اور جو کراچی کو خوبصورت بنانے کے لیے اور کہا کہ جتنے بھی فلیگز ہیں اور پینا فلیگز ہیں اس کو اتارے جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. اور آپ کچھ کہنا چاہیں گی سر کی بات پہ؟ میں شہزاد صاحب کی ایجوکیشن کی بات سے متفق ہوں کہ ایجوکیشن کسی بھی قوم کے لیے جو ہے نا وہ کی آف سکسیز ہے. ہمارے یہاں دراصل جو مجھے لگتا ہے، جو میری اپنی ایک پرسنل رائے وہ یہ ہے کہ جو پاپولیشن کا سائز بے ہنگم بڑھا ہے نا پاکستان میں، اس نے جو ہے نا مسائل میں مجھے لگتا ہے کہ اور اپنا ایک کنٹریبیوشن کیا. دیکھیں، کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جان بوجھ کے کبھی نہیں جائے گی کہ اس کا بیڈ نیم ہو، وہ جان بوجھ کے کام نہیں کرے. ہمارے چیئرمین ینگ انرجیٹک چیئرمین ہے. آپ نے دیکھا کہ ڈیورنگ دا الیکشن سب سے زبردست الیکشن کیمپین ان کی تھی. عوامی منشور انہوں نے دیا اور اسی عوامی منشور پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی پوری گڈ انٹینشنز ہیں کہ آگے جا کے ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ پالیسی بن رہی ہے کہ ایجوکیشن کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈور اسٹیپ پہ عام بندے کے پہنچایا جائے. کراچی جیسے شہر میں تو بچے بڑے اسکولوں میں بھی چلے جاتے ہیں، جس طرح گاؤں دیہات ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت سے اسکولز جو ہیں وہ مختلف اداروں کو جو ہے وہ ایڈاپشن میں دیے اور وہ اس کو چلا رہے ہیں. ہم نے جو ہے خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اچھے اس کے اوپر ہے ویژن پہ کہ ہمیں عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دینی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کی ہوں، چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں. بے شک ہمیں 15 سال ہو گئے، کبھی کبھی جو ہے وہ 20 25 سال بھی لگ جاتے ہیں. کراچی کاسموپولیٹن سٹی ہے، اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اس میں ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آپ کے ساتھ حکومت کا حصہ بھی ہوتی ہے. درست ہے. اور ماشاءاللہ سے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ جو چیئرمین نے وعدے کیے ہیں وہ جلد انشاءاللہ. ہماری تو امید ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ لگی ہوئی کہ انشاءاللہ آنے والا وقت بہتر ہوگا. اچھا راؤ، یہ تو ہو گئی سیاست کی بات ہے. اب ہم شوبز کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں. تو بلال، آپ کا تعلق ماڈلنگ سے ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ جرنی کس طریقے سے شروع ہوئی، کس طریقے سے آپ آگے گئے. اور میں نے بھی دیکھا تھا اور سنا بھی تھا کہ ابھی آپ دبئی گئے تھے اور وہاں پہ آپ کو اوارڈ کے نامینیٹ کیا گیا تھا. تو میں چاہتی ہوں میں ناظرین کو بتائیں کہ کیسا رہا آپ کا وہ سفر اور کیوں بلایا گیا. نہ صرف نامینیٹ کیا تھا بلکہ ایوارڈ ملا بھی ماشاءاللہ، ون بھی کر کے آئے. بہت بہت مبارک. دیکھیں، جرنی کی جہاں تک بات ہے میں آپ لوگ کو بتاؤں اور جتنے بھی میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب میں نے اسٹارٹ کیا تو آئی واز 13، میں 13 سال کا تھا. میرا پہلا جو شوٹ ہوا وہ جنگ میگزین کا، ایک وہ عید کا میگزین آتا تھا، اس میں عید کا بقرہ عید کا شوٹ ہوا تھا. تو
چائلڈ ماڈل سے میں نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد جرنی تو ابھی بھی چل رہی ہے, کیونکہ ہمارا کسی بھی آپ پروفیشنل میں چلے جائیں, آپ کی جو اس کی جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی, وہ چلتی رہتی ہے. اب اگر ماڈلنگ کی میں آپ کو بتاؤں تو بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یار فرحان بھائی, جیسے آپ کو بھی پتا ہے, آپ ہوسٹ ہیں, آپ شو کر رہے ہوتے ہیں, کہ لوگ میسج کرتے ہیں کہ یار ہم 2 مہینے کے لیے فارغ ہیں, 3 مہینے کے لیے فارغ ہیں, تو ہم سوچ رہے ہیں ماڈلنگ کر لیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ دس از ناٹ ایزی, اس کے پیچھے بہت آپ کی محنت ہوتی ہے. اور میں نے اسٹارٹ اپنا ماڈلنگ سے لیا, دین اس کے بعد پھر میں ایکٹنگ سائٹ پہ آیا, پھر اب ہوسٹنگ سائٹ پر آیا, تو جرنی چل رہی ہے. اور رہی بات دبئی کی, دبئی کا الحمدللہ دیٹ واز ویری گریٹ, کیونکہ اس میں 26 کنٹریز نامینیٹ ہوئی تھی ماڈلنگ میں, اور اس میں میں نے ٹاپ کیا تھا الحمدللہ. اور اس میں یہ تھا کہ آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ, کیونکہ 26 کنٹری اور ہر کنٹری کا ماڈل بالکل الگ. اور وہاں پہ تو ایک چیز میں یہ بھی بتانا چاہوں گا, ہماری جو یہاں کی جو بیوٹی ہے وہ نیچرل ہے, اور باقی آپ انٹرنیشنل چلے جائیں تو وہاں پہ تو بوٹیکس ہوتے ہیں, 6 پیک کے لیے آپ کو کافی ساری سرجریز ہیں, بالوں کی, فیس کی, یہاں پہ ہیں, بٹ اس لیول کی نہیں ہے. تو یہ کہ نیچرل بیوٹی رہتے ہوئے میں نے لائک وہ ٹاپ کیا. تو یہ آپ سب کی جتنے بھی میرے ویورس ہیں, فرینڈس ہیں, اور اوبویسلی میری امی کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں ہمیشہ ہر چیز میں, اور وہ ساتھ ہوتی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی آئی ایم شیور کہ وہ شو دیکھ رہی ہوں گی, مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ تھی, تو ان کی دعائیں تھی تو مجھے یہ ایوارڈ ملا. اور الحمدللہ اس ایوارڈ کے بعد پھر مجھے انہوں نے 2 سال کا کانٹریکٹ بھی دیا ہے وہیں پہ ماڈلنگ کے لیے, اور بس چل رہا ہے کام. کیا مطلب دوبارہ آپ دبئی جانے والے ہیں؟ ہاں بالکل, 30th کے بعد میری پانی نکل جائے دبئی کا پھر جائیں. پانی, اچھا میں آپ کو ایک چیز, پانی کا آپ نے ذکر کیا تھا, بٹ اس میں میں نے آپ کو بالکل بیچ میں بولا نہیں. سین یہ کہ دیکھیں پاکستان کا, وہاں کا, یہاں کا یہ سین ہے کہ یہاں پہ پتہ ہے کہ بارش ہونی ہے, تو لوگوں نے اس طرح سے سیٹنگ بنائی ہوئی ہے. دبئی کا یہ سین ہے کہ وہاں پہ کبھی بارش ہوئی نہیں, اور سیوریج سسٹم ان کا ایسا وہ ہے نہیں کہ وہ رین کو وہ کر سکیں. تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بارش ہوگی, اور جو بارش بھی ہے جو اتنی ہوئی ہے نا, اس کی خاص وجہ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ میں لائیو بول سکتا ہوں کہ نہیں, یو نو دیٹ رائٹ. ہاں اس کی وجہ ہے, اور جس دن وہ چیز ہوئی ہے اسپیشل آفٹر نیکسٹ ڈے, آئی تھنک سیم ڈے اتنی بارش. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا پروگرام میں شامل کرتے ہیں عالیہ جاوید کی خوبصورت آواز میں ایک کلام. جی عالیہ جاوید. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جشن آمد رسول اللہ گے اللہ, جشن آمد رسول اللہ گے اللہ, 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 بی بی آمنہ کے پھول, اللہ گے اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حور و علماء بے خوشیاں منانے لگے, ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی, اے حلیمہ تیری گود میں آ گئی. دونوں عالم کے رسول اللہ کی اللہ, دونوں عالم کے رسول اللہ کی اللہ. چہرۂ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی, ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی, دعا ہو گئی قبول, اللہ ہی اللہ, دعا ہو گئی قبول, اللہ ہی اللہ. شادیاں خوشی کے بچائے گئے, شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے, ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا. آج پیدا حبیب خدا ہو گیا, پھر تو جبرائیل نے بھی اعلان کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ خدا کے رسول
अल्लाह ही अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे आलियान जावेद। अच्छा आलियान, ये जश्न आमद रसूल का कलाम ही आज क्यों पढ़ा आपने? इसकी कोई ख़ास वजह बताएंगे आप हमारे नाज़रीन को? मैं बता देता हूँ इसकी ख़ास वजह क्या है। कल जो गुजरा 20 अप्रैल, अगर हम ईसवी तारीख के हिसाब से देखें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद का दिन था, जो हुजूर की दुनिया में आमद का दिन था, वो ईसवी तारीख के हिसाब से 20 अप्रैल था। और इसी के साथ मैं अनिल अंसारी साहब आपकी जानिब आऊँगा। तो हमारे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, तो आप उनके हवाले से बताना चाहेंगे कि अपने मंशूर पे कितने % आपको लगता है कि वो काम कर सकेंगे? मुझे लगता है कि उनकी कोशिश है कि वो एटलीस्ट 80 to 90% जो है वो काम कर सकें, डिलीवर करें। कोशिश तो उनकी पूरी है कि जो हमारा एजेंडा पॉइंट था 10 एजेंडा, उसके ऊपर सबके ऊपर थोड़ा 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 जो है, देखें वो भी ह्यूमन बीइंग है, हम सब ह्यूमन बीइंग है, परफेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात है। तो कोशिश यही होगी एफर्ट से, मेहनत से, और कंबाइन एफर्ट्स होने जो हैं वो ज़रूरी हैं। सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, उनकी पूरी टीम, पूरी सिंध गवर्नमेंट, लोग और पाकिस्तान की आवाम, उन सब का कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि वो इसको जो उन्होंने टारगेट्स रखे हैं उसको अचीव करने में जो है वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। इंशाल्लाह। सैयद शहजाद अख्तर साहब आपकी जानिब आऊँगा। जो मौजूदा इस वक्त कराची में सूरत हाल है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डकैतियों की वारदात में इजाफा होता जा रहा है, और ना सिर्फ डकैतियाँ कर रहे हैं बल्कि जिनसे मोबाइल छीन रहे हैं उनको जान से भी मारने से दरख्त नहीं कर रहे, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? करामत, वही दरअसल जो गवर्नमेंट की बेसिक पॉलिसीज़ हैं उसमें ये हक़ है गवर्नमेंट का कि वो ये अपने शहरी को प्रोवाइड करे अमन व अमान, सेहत और तालीम। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ। अब ये वाला जो मसला है, ये जो डकैतियों का है, लाजिमात है ये एक दिन में नहीं हो गया। माशरे कभी भी एक दिन में बिगड़ते या सुधरते नहीं हैं। यकीनी तौर पर इसके पीछे अगर आप लेने जाएंगे, जो छीनने वाले हैं उनकी पूरी एक हिस्ट्री है, और छीनने वाले को तो बेचारे को पता ही नहीं कि हुआ क्या उसके साथ, यानी कि चंद सेकंड के लिए तो वो बिल्कुल हक्का बक्का ही रह जाते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। अब तो वो पहले तो सिर्फ मर्दों के साथ होता था, अब वो ख़वातीन के साथ होने लगा। सेकंड ये कि अब ख़वातीन भी कर रही हैं, यानी कि आप सोचें माशरा किस हद तक हमारा, मतलब ख़वातीन से भी डर के चलना पड़ेगा। हाँ, ख़वातीन अगर आ रही है सामने से तो डर के साइड पर हो जाएगा। बिल्कुल ये वाली बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो ये। अच्छा, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। कतर कलामी की मालूम चाहता हूँ क्योंकि एक दफ़ा फिर हमें खामोश कराया जा रहा है कि वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। तो नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। दौरान वफ़ा हमें ज्वाइन किया है नात ख्वां अरीफ फरीदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? ठीक है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने की इज़्ज़त पेश करें। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो नन्ना सस गए जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रो कर, बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं, वो टुकड़ों का आलम
इशारे में आका कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सैयद शहजाद अख्तर साहब, गुफ्तगू हो रही थी कराची में जो वारदात हो रही है उसके हवाले से, मैं चाहूँगा कि वहीं से कंटिन्यू करते हैं बात को। जी इसमें देखें, जहाँ गवर्नमेंट का किरदार है वहाँ हम लोगों का भी किरदार होना चाहिए, क्योंकि माशरा जो है वो हम लोगों से मिलके बनना है। जैसे मैडम ने भी कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अकेला नहीं काम कर पाएगा, हम सब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बने। हम तमाम जमात के लोग इस बात को तस्लीम करें कि जी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, अब उसके सहायता से हमने काम करना है, हम बेहतर काम करें, हम बेहतर चीज़ प्रोवाइड करें। किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जब पॉजिटिव होकर सोचेंगे, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं वो इसकी तरफ अटेंशन देंगे, तो ये मेरा ख्याल नहीं है कि इसको हम इस काबू नहीं पा सकते। और आप पिछले दिनों देखें, एक भी वारदात आपके सामने नहीं थी। इसका मकसद कुछ ना कुछ तो हुआ था ना कि रोक दी गई। अभी ऐसा लगा जैसे लाइट ऑन कर दी और सब आ गए। तो इसका मकसद कुछ महरिकात ऐसे, वो एक बड़ा खूबसूरत शेर था ना कि हमें खबर है दुश्मन के हर एक ठिकाने की, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हम खुद ही उसमें शरीक हैं ना सारे के सारे लोग, वरना ऐसे कैसे हम जो गैर मुकामी लोग हैं हम उनको किराए पे मकान दे देते हैं। पुलिस कैसे वेरिफिकेशन कर देती है इस कराची शहर में रहने वालों की, उनको किस तरह से हम जो है वो दुकानें प्रोवाइड कर देते हैं। जब हम ये करते चले जा रहे हैं इसका नतीजा हम देख रहे हैं। अब कराची में लोग कितने लाखों रोज़ाना आ जाते हैं, इसका कोई हमारे पास डेटा नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है। आप पहले देखें कराची का, आज से 30 साल पहले देखें तो बड़ी मुख्तसर सी एक जगह थी। आज आप गुलशन हदीस से चलें और हब तक चले जाएँ तो मेरे ख्याल से आपको कोई इलाका भी ऐसा नहीं लगेगा कि वहाँ पूरा एक मुल्क आबाद है। तो यकीनी तौर पर इसको चाहिए कि इसे हम डिवीज़न में तकसीम करें, डिवीज़न में तकसीम करके इसको देखें, इंतज़ामी उमूर पे कर दें। सूबे को हम नहीं कहते कि सूबे बांट दें, नहीं बांटें, सूबा एक ही रहने दें। जिस बात पे लड़ाई हो रही है उसको मत छेड़ें। हम बकिया चीज़ों पे जिन पर लड़ाई नहीं है उन पर तो काम कर सकते हैं। हम अपने डिवीज़न्स को मुतारिक कर दें, उन डिवीज़न्स पर कहते हैं बिठाइए पुलिस और रेंजर्स। आपके पास तो रेंजर्स भी मौजूद है। अब आप, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हुंजा में गया, आप यकीन करें वहाँ पुलिस स्टेशन जो है लाइब्रेरी बना दिए गए। पिछले 10 साल में कोई वारदात ही नहीं हुई। उनकी वजह क्या है कि वो जो मुकामी लोग वहाँ के हैं वो इस बात के लिए अलर्ट हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाना है। वहाँ कोई बच्चा सुबह के टाइम करामत स्कूल जाए बगैर नहीं रहता, हर बच्चा स्कूल में होता है। हमारे यहाँ आप देख लें ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी वो पूरा मेम चले जा रही है कि हम उनको जो डकैत हैं उनको सुबह के टाइम सैरी भी करा रहे हैं, अफ्तार भी करा रहे हैं। तो लाजमी तो उनको भूख और उसका मसला जो है रोटी का मसला हल हो गया। कपड़ा उन्होंने पहन के आए थे, मकान उन्होंने हमसे छीन छान के खरीद लिया। तो यकीनन तीनों चीज़ें पूरी कर ली उन्होंने, रोटी, कपड़ा, मकान का। अब हमें उनसे, मैं ये समझता हूँ कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो दस्तरखान खुले में जगह जगह पर इनको ये डकैतों को पाल रहे हैं। यकीनी तौर पर ये इनको भी वो करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि लाज़मी बात है, एक बेसिक चीज़ है खाना खिलाना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन मुस्तहिक लोगों को जो उसके मुस्तहिक हैं। अब इस वक्त तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि लोग शौकिया बैठे हुए। मतलब आप सोचें ना, सुबह का टाइम है, जब भी लोग रोज़ा नहीं रख रहे लेकिन माशाल्लाह अफ्तार और मतलब वो सैरी करते रहे वहाँ बैठ के, तो इन पर भी अटेंशन हो। मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का नेमुल बदल कोई भी नहीं हो सकता, कोई प्राइवेट इदारा नहीं हो सकता। उसे अपना वो काम मुनज़्ज़म तरीके से करना होगा कि हमें अमन व अमान दें। और बहुत से इलाके अभी ऐसे जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत काम शुरू किया। अभी डिफेंस में कुछ इलाके इस तरह के हैं, कुछ और दूसरी जगह के हैं कि जहाँ उन्होंने CCTV कैमरे लगाए। तो ऐसी कौन सी परेशानी है कि हम पूरे शहर में CCTV कैमरे नहीं लगा सकते। प्रोग्राम चलता है फिर रुक जाता है, चलता है फिर रुक जाता है। तो वही बात आती है कि एक तो एजुकेशन की कमी, दूसरा करप्शन का बढ़ जाना। बिल्कुल, हर हर बंदे ने सोच लिया कि मैं आज अगर सुबह उठा हूँ तो बस सुबह मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएँ। तो इस अफरा तफरी के माहौल में लाजिमत है। अच्छा बिलाल भाई, कभी आपका मोबाइल स्नैच हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और यहाँ पे रहते हुए ये सवाल मेरा ख्याल ज़रूरी है कि जवाब देना कि बिल्कुल हुआ है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ये कहता चाहूँ कि जब भी आई डोंट नो कि आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं, जब भी किसी का मोबाइल स्नैच हुआ है ना, मुझे ये लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं उसकी अपनी गलती होती है। क्योंकि मेरी तो गलती थी
जब मेरा स्नैच हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं 17 दफा मैंने गलतियां की हैं? आप ठीक देखें, 17 दफा मैंने गलतियां की। देखिए ये तो बहुत अच्छी, विक्टिम है। नहीं देखिए ये तो बहुत अच्छी मैं चीज, वो बदकिस्मत इंसान हूं कराची का जिसके 17 मोबाइल स्नैच हुए 18 हैं। अभी भी तो हुआ था ये नहीं खाली। देखें ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आप फौरन से समझ गए मेरी बात। क्योंकि देखिए जब एक दफा हो रहा है, 2 दफा हो रहा है, तो आपको अवेयरनेस मिल गई ना, तो आपको वो चीजों को, और अभी ये कम से कम देखें, मिल गई। कम से हाँ, कम बिल्कुल। इतना तजुर्बा हो गया है कि मैं देख के चेहरा बता सकता हूँ ये डकैत आ रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ऑफ स्क्रीन ये मुझे बता रहे थे कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया देख के। जब देख के हो गया तो मुझे अब ये लगता है 18 ये ऐसे कहते होंगे इधर आ जाओ ना, ये खड़ा हुआ ये मैं बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ, एक डकैत साहब तो ऐसे थे जिन्होंने 4 दफा मुझे लूटा। जब चौथी दफा है मैंने कहा भाई क्या रेगुलर कस्टमर बना लिया मुझे, कोई और तुम्हें नहीं मिलता। तो फिर और अब तो ये आलम हो गया कि जब मैं मोबाइल लेने जाता हूँ अनिला साहिबा, तो दुकानदार मुझे कहता है ये साल भर की वारंटी। मैं बोलता हूँ भाई 4 महीने वारंटी वाला मैं दे दो। यही पूछने इससे वाला ज्यादा था। मेरे पास दिखता ही नहीं है। वारंटी की बिल्कुल। अच्छा, अभी पर कुछ आपको time- अब जो है अपने तरीके कार को चेंज करना होगा, रोड साइड पे खड़े होके बात नहीं करनी है, जैसे नहीं, ये अब नहीं बता रहे करते। हैं। हम लोग भी, मैं भी गाड़ी में मुझे आदत है कि मुस्तकिल कंटिन्यूसली बिल्कुल। फोन के ऊपर बात ना, फिर जब कोई ठक ठक या कुछ करता है तो फिर इंसान अलर्ट होता है। तो हमें भी अपनी बहुत सी और चीजें, नहीं, आवाम को भी बिल्कुल। जरूरत है कि कुछ चेंज अपने बिल्कुल। अंदर अच्छा, नहीं, मैं और एक बात चीज है- आपको ये भी बताऊं कि जो भी स्नैचर होते हैं ना, वो पहले सर्च करते हैं कि कहाँ से हमें इजी लगेगा। अगर हमारे हाथ में होता है या हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, वो उसी जी, साइड आते जी। हैं। अगर आप उसको सेफ साइड पे रखो तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको आएंगे कि नहीं नहीं फला बैग में निकाल के दे बैग। अच्छा, कुछ वैसे कहना चाह आपने रही हैं आप कहा काफी कि देर से। आपका 17-18 जी। दफा मोबाइल छीन चुका है। जो मोबाइल आपके पास अभी भी है वो कभी हमसे राब्ते में काम आता है? हाँ बिल्कुल कभी आता काम है। नहीं, मैं बिल्कुल आता बताती, है। मैं आपको जी। बताती, जब भी कॉल करें इनका मोबाइल या तो बंद होता है या 1% बैटरी पे होता है। वो नाज़रीन इसकी वजह जान सकते हैं कि इतने मैसेजेस मेरे पास आते हैं और इतनी कॉल्स आती हैं कि वो मुझे उसको साइलेंट पे लगाना पड़ता है। साइलेंट जो है ना अब, आजकल बहुत जरूरी हो गया है। बहुत ज्यादा। इतने और- ग्रुप्स, इतनी वो चीजें होती हैं कि अगर आपने ऑन 1 घंटे के लिए भी अगर उसकी वो विदाउट साइलेंट किया आपने मैं रख समझ दिया, तो सकती हूँ। आप जो बिल्कुल हैं ऐसे- वो ऐसे ही। मैं अच्छा, बिल्कुल प्रोग्राम ऐसे। हमारा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, जल्दी जल्दी मुख्तसर आपसे पैगाम लेंगे, लेकिन उससे कबल मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि अभी एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि अगर जैसे अपने का सीसीटीवी कैमरा होते जी। हैं उसमें तस्वीर आ जाती है, लेकिन अब कुछ मीमर्स क्या कर रहे हैं कि उस तस्वीर से डकैत से मिलते जुलते चेहरे को उसकी तस्वीर उठा रहे हैं और उसकी पोस्ट लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी ये डकैत है, इसको आप पकड़ लीजिए। तो ये आपका मजाक हो जाएगा, लेकिन किसी की जो है जिंदगी ये तबाह हो गलत जाएगी। है, तो खुदा बिल्कुल। इस तरह के काम ना करें, अपने मजाक अपनी तफरीह के लिए किसी शख्स की जिंदगी को तबाह ना करें। और ऐसा भी हुआ है राव, अभी हमने देखा जी कि हाँ, कुछ recently भी दिनों एक वाकया पहले हुआ है। बिल्कुल। कुछ एक बच्चा था, उसकी अच्छा। तस्वीर बहुत 17-18 साल का होगा, उसकी तस्वीर बहुत ज्यादा चल रही थी, मेरी फीड पे भी आ रही थी मुसलसल, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में शेयर किया सही। जा रहा है। तो आया कि डकैत है, एक बड़े आदमी के साथ उसकी पिक्चर्स लगा जाए, ये डकैत ये डकैत ये डकैत। और पिछले दिनों मैंने पोस्ट देखती हूँ कि कहते हैं कि ये मासूम बच्चा इन्हीं मीमर्स की वजह से शिकार बन जी, गया। ऐसे नहीं लोगों ये ने गलत सारा है, और अब शक तो किया है। बल्कि इस चक्कर में लोग जो अपनी दुश्मनी पर्सनल है वो इस तरह निकालेंगे। ठीक सही Pictures कहा। डाल अच्छा, के, बिल्कुल चलते जी। हैं पैगाम की जानिब। अनिल अंसारी साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वाले नाज़रीन को? देखें, सोशल मीडिया की जो फैसिलिटी है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, उसको आप मिसयूज़ ना करें, यूज़फुल करें। इसी सोशल मीडिया के थ्रू जो है ऑनलाइन लोग बिजनेसेस अपने चला रहे हैं, यंग लोग जो हैं वो ऑनलाइन, चाहे ऑस्ट्रेलिया मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो ऑनलाइन बच्चे जो है काम कर रहे हैं। और अगर इसी सोशल मीडिया को आप गलत लोगों के उसके लिए, मतलब लोगों को तंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ना करें। ख़वातीन को इसके थ्रू हरास ना करें। तो सोशल मीडिया की जो फैसिलिटी है उसको यूज़फुल रखें, ठीक, उसको अपने बहुत ही लिए खूबसूरत disadvantage ना पैगाम। बनाएं। सैयद शहजाद अख्तर साहब क्या मुख्तसर सा पैगाम देना चाहेंगे? जी करामत, मुख्तसर सा पैगाम तो ये होगा कि जो चीज़ें हम जिस अफरा तफरी में हम मौजूद हैं इस वक्त, उसके लिए 1400 साल पहले हमें एक चीज़ दे दी गई कुरान हकीम। अगर हम अपने घरों में उसकी बाकायदगी के साथ तालीम को शुरू कर दें, तर्जुमे के साथ, आप यकीन करें ये जो अफरा तफरी की कंडीशन, और हम फ़लस्तीन पे बात कर रहे जी। हैं, हम दीगर जराइम पे बात कर रहे हैं, यानी कि अभी बिलाल का जुमला सुन के मुझे हैरानगी हो गई कि हम चिनने वाले, हमें लगता है कि हमारी गलती है। यानी कि बिलाल कह रहे हैं वो राव कह रहे हैं कि मैं देखते ही पहचान जाता हूँ ये डकैत हैं। इतने दिनों के बाद कहीं शीशा देख के ना कहीं डकैत आ गया, तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। तो मैं अपने चेहरे मतलब छुपा लेता कहने का हूँ। ये है कि यकीनी तौर पर अगर हम उन तालीमात को बच्चों से लेके ये हम बताएं कि चीज़ जो हमारी है वो हमारी है, और जो छीनना है वो चोरी है, वो डकैती है, सही। तो यकीनी तौर पर हम एक अच्छा माशरा। बिलाल, आप हमारे देखना नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल देखें, मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि खूबसूरत हमने एक आगाज़ किया था फ़लस्तीन के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए दुआ करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह
जो भी है, क्योंकि एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि हमने स्टार्ट में ये कहा कि यहाँ पे लोग नहीं काम करते, बाहर के मुल्कों में कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि यकीनन वो कर रहे हैं, और अल्लाह हमें और तौफीक दे कि हम उनके लिए आवाज़ उठा सकें, कुछ कर सकें। और सेकेंडली आप लोग की शो के लिए बहुत अच्छा शो आप लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसी तरह से आप लोग करते रहे। मैम और सर आप लोग के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, विश यू ऑल द बेस्ट आप लोग के प्रोफेशन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आएगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो वन न्यूज़ पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं, अपनी पसंद नापसंद से हमें आगाह कर सकते हैं। जाने से पहले सिर्फ एक मुख्तसर सा पैगाम कि कौन कहता है कि आप घर बैठ के फ़लस्तीन की जंग में हिस्सा नहीं ले सकते। आप घर बैठ के इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करके इस जंग में शामिल हो सकते हैं। मुझे और निमरा आराई को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले इतवार को दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।